बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के एडिट बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। मैं रोज सुनाऊंगा आपको याद शहर की एक कहानी। रोज मेरी आंखों से देखिए अपनी यादों का शहर। शाम के 8:30 बजे थे। एक सरकारी अस्पताल में एक बूढ़ी आया शॉल में लिपटे अभी अभी जन्मे एक बच्चे को अपने हाथों में लिए खड़ी थी। इस पल की कहानी कई सालों पहले एक कॉलेज कैंपस में शुरू हुई थी। क्लास की सबसे बातूनी लड़की और क्लास के सबसे खामोश लड़के के बीच जब प्यार हुआ तो ये तो लाजमी था कि आधे लोग बढ़ चढ़ के बातें करते और बाकी गुपचुप तमाशा देखते। अचानक आर्ट्स कैंपस तो जैसे कोई टैबलॉइड मैगजीन बन गया हो। छोटे से याद शहर के छोटे से कॉलेज में यूं लग रहा था जैसे पहली बार स्टारडम का हमला हो गया हो। छोटे से शहर में अचानक ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी को मोहब्बत हो गई हो, या कम से कम हम दोनों के मोहब्बत में होने के ख्याल से मोहब्बत हो गई हो। आज हम कहाँ देखे गए? हमने सरस्वती रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर किया? हम हनुमान मंदिर के सामने चाय की दुकान में कब देखे गए? ऋचा ने कैसे सलवार सूट के साथ चांदी की झुमकी पहनी थी? शेखर ने कौन सा कलर का स्कूटर खरीदा? ऐसा लगता था जैसे मोहल्ले के पास शाम को डाइनिंग टेबल पे बैठ के बात करने के लिए इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं था। हम सड़क पे कभी साथ निकलते तो अजनबियों की मुस्कुराहटें मिलती और बुजुर्गों की दुआएं। कुछ लोगों ने तो शादी की तारीख पे शर्त लगाना भी चालू कर दिया था। अचार के लिए नींबू सुखाते हुए नानियां कहती, शादी तो फरवरी में होगी, मुहूर्त निकाल ली गई है। साथ में बैठा उनका पोता कहता, शादी अप्रैल में होनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम के बाद। और तो और कुछ आंटियों ने तो बच्चों के नाम तक रखने शुरू कर दिए थे। इस एक्सरसाइज में तो ऋचा को भी बड़ा मजा आता था। वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड शालिनी रोज एक नया नाम सोचते और रिजेक्ट करते थे। ऋचा और शालिनी बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इतनी कि अगर उनका बस चले तो शहर के सारे प्यारे बच्चे चुरा के घर पे रख लें। शादी तो पता नहीं कब होने वाली थी। हाँ, बच्चों की फौज जरूर तैयार हो गई थी। सब कुछ परफेक्ट था। ऐसा लगता था कि जिंदगी इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती थी। एक दिन सचमुच की शादी हो गई। 250 लोग बुलाए गए थे, 300 आए, ज्यादातर उसको देखने। वो तो जैसे हमारे शहर की प्रिंसेस डायना थी ना। जिस बूढ़ी अम्मा को देखो वो आशीर्वाद देती फिर रही थी, दूधो नहाओ, पूतो फलो। यार, अपने देश का ये सिस्टम मुझे कभी समझ नहीं आता। शादी होते ही घर के हर बुजुर्ग के ख्वाबों में पालना क्यों आने लग जाता है? जैसे माँ बाप ने बच्चों की शादी करके अपनी ड्यूटी निभा ली हो और बस यही चाहते हो कि बच्चे बच्चे पैदा करके अब अपनी ड्यूटी निभाएं। जैसे शादी ना हो, कम वक्त नौकरी पर हो, वो भी छुट्टी के मजे वाली सरकारी नौकरी नहीं, खून चूसने तेल निकालने वाली। ना एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए कैजुअल लीव। अगर बीवी से झगड़ा हुआ हो, दिल टूटा हुआ हो तो ना तो मरहम पट्टी के लिए सिक लीव, न हर तीसरे महीने हनीमून मनाने के लिए LTA, और न ही खूबसूरत मासूम लम्हों का जुड़ता हुआ प्रोविडेंट फंड। शादी की नौकरी में तो हर तीसरे दिन किसी और की शादी में मिली हुई आंटियां, मंदिर की बेंच पे बैठी दादियां, सास बहू के सीरियल के दौरान कनखियों से देखती हुई भाभियां झट से एक ही सवाल सामने लाकर पटक देती थी, ऋचा बेटा, गुड न्यूज कब सुना रही हो? अरे ऋचा पुत्र, कोई गुड न्यूज? अरे ऋचा बेटा, पप्पी का तो 3रा महीना है, तुमसे कब गुड न्यूज सुन रहे हैं? उसके ऊपर से शर्त ये कि सिर्फ बेटा हो। जैसे अगर बेटी हो गई तो उसका नाम सचमुच में ये लोग मिस बैड न्यूज रख देंगे। ये टॉन्ट सह सह के, ये ताने रोज सुन के मैं और ऋचा थक गए थे। फिर आखिरकार एक दिन हमने सोचा, चलो कूद ही जाते हैं इस महासागर में। गुड न्यूज की तलाश इतनी आसान नहीं होती। माँ बाप बनना कोई 2 मिनट्स नूडल्स थोड़ी है, बीरबल की खिचड़ी है। वक्त बीतता गया, चाहने के बावजूद हम माँ बाप नहीं बन पा रहे थे। घंटों डॉक्टरों के क्लिनिक में लाइन में बैठे रहते, दर्जनों टेस्ट करवाए,
दवाएं फांकी, आयुर्वेद और होम्योपैथी के गुरुओं के दर्शन किए। पार्टियों में जाते तो घबराते रहते कि कौन से मिनट में वो जानलेवा सवाल फिर सामने आके खड़ा हो जाएगा। गुड न्यूज़ कब सुना रहे हैं? वापसी में गाड़ी में रास्ता एक लंबी, तलखी भरी, नाराजगी भरी खामोशी में गुजरता। पर समझ ही नहीं आता कि नाराज किससे हूं? उन लोगों से, एक दूसरे से, किस्मत से, भगवान से, या उस नन्ही सी जान से जो दुनिया में आने के लिए तैयार ही नहीं थी। धीरे धीरे हमने घर के बाहर निकलना ही बंद कर दिया। रिचा टीवी के सामने बैठी रहती, लेकिन वो भी कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता। किसी बच्चे को टीवी पे देख के फूट फूट के रोने लग जाती। हमें लगने लगा था कि माँ बाप न बन पाने का गम हमारा अपना प्राइवेट नर्क था। लेकिन हम नहीं जानते थे कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की भी बस यही कहानी थी। उम्मीद और नाउम्मीदी के अजीब से भंवर में हम डोल रहे थे। कभी कोई बता देता कि फलाना डॉक्टर की दवाई से फलाना को बच्चा हो गया था, तो फिर उम्मीद जग जाती। लेकिन फिर वहीं वापस आके हम वहीं बैठ जाते, हताशा से भरे हुए कमरे में, मजबूरी के पलंग पे। हम एक बेटी चाहते थे। मुझे हमारे घर में मासूम किलकारियां और रात 3 बजे का रोना सुनना था। रिचा को छोटे छोटे ऊन के मोजे बुनने थे। पापा को घोड़ा बनना था। और माँ बेचैन थी कि दिन में बाहर बरामदे में बैठ के एक नन्ही सी जादू की पुड़िया को सरसों के तेल से मालिश करें। निराशा के अंधे गलियारे में भटकते 2 साल और बीत गए। धीरे धीरे ये डर खाने लग रहा था कि हम अपने सपने से ही नहीं, एक दूसरे से भी दूर तो नहीं होते जा रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बीता, डॉक्टरों की क्लिनिक की लाइनों से हम दूसरी ही लाइनों में जा पहुंचे, मंदिर की सीढ़ियों पे। रिचा व्रत रख रख के आधी हो गई। मैं पुराने शहर की गलियां भटक भटक के ताबीज ढूंढ लाने का माहिर हो गया। हर तरह के भगवान की चापलूसी हमने कर डाली। वैष्णो देवी हो आए, तिरुपति में अर्जी लगाई, शिवलिंग, पीर बाबा की मजार, गुरुद्वारे, चर्च। इतने धार्मिक हम जिंदगी में कभी नहीं थे। बच्चा अडॉप्ट करना चाहा, पर किस्मत इतनी खराब थी कि वो भी नहीं हुआ। रिचा बहुत अकेला महसूस करती थी। अपने और मेरे माँ बाप से भी कट सी गई थी। अक्सर शालिनी को याद करती थी। न जाने उसकी सबसे अच्छी सहेली इतने बरसों कहाँ गुम हो गई थी। इतने मुश्किल वक्त में अगर कोई उसे सबसे ज्यादा याद आता था तो वो थी उसकी बेस्ट फ्रेंड, जो माँ बनने की हुड़क समझती थी और बच्चों का प्यार जानती थी। ये एक ऐसी तकलीफ थी जो पूरी शिद्दत से शायद मैं भी नहीं समझ सकता था। मुझ में और उसमें कुछ अनकही दूरियां आ गई थीं। मैं दफ्तर से देर से लौटता था, दोस्तों के साथ वक्त बिताता था, घर जल्दी आके शायद सच का सामना करने से डरता था। रिचा भी जैसे तन्हाई की कितनी सलाखों के पीछे खुद को कैद करती जा रही थी। वो नाराज होती थी तो नाराजगी नहीं दिखाती थी, फर्जी मुस्कुराहट मुस्कुराती थी। उस हंसती चहकती हुई रिचा का एक बदनुमा अक्स बन गई थी। हमारा रिश्ता अचानक एक तकल्लुफ भरी खामोशी में लिपट गया था। रिचा टूट चुकी थी और हमारा रिश्ता भी चटक गया था। एक दिन रोते हुए बोली, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? दूसरी शादी कर लेना, कम से कम वो तुम्हें बेटी तो दे देगी। मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकती। फिर एक दिन इस दर्दनाक खामोशी को तोड़ते हुए फोन की घंटी बजी। शालिनी बोल रही थी। 8 साल बाद न जाने उसने हमें कैसे ढूंढ निकाला था। वो बोली, रिचा, सवाल जवाब बाद में करना, एक एड्रेस दे रही हूं। एक छोटी सी बच्ची तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे सेनाएं युद्ध पे निकल पड़ी हों, जैसे कोई ऊंची लहर समंदर किनारे रेत को निगल जाने के लिए बढ़ रही हो, जैसे उम्मीद की कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन हो जो साउंड की भी रफ्तार से तेज किसी पटरी पे भागती चली जा रही हो। ऐसे हम आनन फानन अपने घर से निकले, टैक्सी पकड़ी,
फिर हवाई जहाज, फिर ट्रेन। दूर याद शहर में शालिनी के बताए गए पते पे जल्दी से जल्दी पहुंचना था। शालिनी ने कहा था कि सरकारी अस्पताल में नए नए जन्मे बच्चों की नर्सरी के सामने एक बूढ़ी आया मिलेगी। नाम होगा उषा। वो एक ऐसी बच्ची से मिलवाएगी जिसकी माँ ने उसको जन्म देने के बाद लावारिस छोड़ दिया। वो बच्ची हमारी बेटी बन जाएगी। अडॉप्शन के पेपर वर्क के लिए शालिनी ने बात कर ली थी, बस हमारे पहुंचने की देरी थी। याद शहर के रेलवे स्टेशन पे शाम के 7:15 बजे ट्रेन रुकी। मैंने प्लेटफॉर्म पे सामान उतारा। ऋचा मेरा हाथ पकड़ के ट्रेन से उतरी, जैसे दो पुराने दोस्त फिर से मिल गए हों। बाहर रिक्शा पे बैठे और रिक्शे वाले को कहा, भैया तेज चलाओ, भैया तेज चलाओ। यही कहते हुए धीरे धीरे अस्पताल की ओर आगे बढ़ने लगे। वक्त बीत रहा था, धड़कन तेज हो रही थी। घंटाघर के सामने किसी पॉलिटिशियन की स्पीच चल रही थी। जाम लगा था। रिचा से 2 मिनट भी इंतजार नहीं हो पा रहा था। हम रिक्शा से उतर गए, पैदल चलने लगे। शाम के 8:30 बजे थे। हम जहाँ थे वहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक सरकारी अस्पताल में एक बूढ़ी आया शॉल में लिपटे अभी अभी जन्मे एक बच्चे को अपने हाथों में लिए खड़ी थी। बच्ची की आंखें बंद थीं, पर ना समझ आया फिर भी उससे बात कर रही थी। तेरा बाप पागल है बिटिया। तेरी माँ को अगर इतनी तकलीफ नहीं दी होती, उससे शादी कर ली होती, तो तू अनब्याही माँ की लावारिस बच्ची नहीं पैदा होती और अपनी माँ के पलंग से दूर यहाँ मेरी गोद में नहीं होती। 8:30 बजे हम कॉरिडोर में दाखिल हुए। जैसा शालिनी ने कहा था, उषा नाम की आया नर्सरी के सामने खड़ी थी। वो हमें अंदर ले गई और हमारी बेटी से मिलवाया। रिचा ने उसे अपनी गोद में ले लिया। मुस्कुरा भी रही थी और आंसू भी बहा रही थी। पागल। कितनी अजीब होती हैं बरसों के इंतजार के बाद की गई मुलाकातें। हम जैसा सोचते हैं कि उस पल में हम जो कहेंगे, जो करेंगे, वैसा कभी कहाँ होता है। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर रिचा ने बच्ची को मेरे हाथ में दे दिया। दोस्तों, वो पल कितना खूबसूरत था, ये बताने के लिए मुझे कोई कवि या साहित्यकार होने की जरूरत नहीं है। यही वो छोटे छोटे पांव थे जिनके लिए ऊन के मोजे बनाने का रिचा कब से इंतजार कर रही थी, जिनको पीठ पे चढ़ा के घोड़ा बनने के लिए पापा बेचैन थे। यही वो पतले पतले हाथ थे जिन पे सरसों के तेल की मालिश करने के लिए माँ ने कब से सपने देखे थे। यही वो महीन होठ थे जिनसे रात के 3:30 बजे चीख पुकार सुनने की मुझे ख्वाहिश थी। बच्ची को नर्सरी में छोड़ के हम आया के पीछे पीछे चल दिए, जल्दी से पेपर वर्क जो पूरा करना था। फिर शालिनी से भी तो मिलना था। रात हमने एक छोटे से होटल में गुजारी। हर घंटे सुबह होने का इंतजार करते रहे। शायद हमारी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। हम विश लिस्ट बना रहे थे, बच्ची के नामों की शॉर्ट लिस्ट, लंबी सी शॉपिंग लिस्ट, प्रैम, बेबी फूड, खिलौने। सुबह जल्दी जल्दी पेपर वर्क किया और फिर अडॉप्शन पे सरकारी ठप्पा लगने का लंबा इंतजार चालू हो गया। दोपहर के 1 बजे हम एक साइकिल रिक्शा पे शालिनी के घर के लिए निकल पड़े। इतने बरसों बाद रिचा फिर से चहक रही थी, मुस्कुरा रही थी। बेटी भी मिल गई थी और बेस्ट फ्रेंड भी मिलने जा रही थी। आधे घंटे बाद हम शालिनी के घर के सामने खड़े थे। दरवाजा खुला था। हम अंदर चले गए। अचानक खुली हुई खिड़की से देखा शालिनी एक बिस्तर पे लेटी थी। वीक लग रही थी, जैसे अभी अभी अस्पताल से लौटी हो। उसके बिस्तर के किनारे वही बूढ़ी आया उषा खड़ी थी। हम कुछ समझ नहीं पाए, ठिठक के वहीं खड़े हो गए। शालिनी ने आया को 500 रुपए के 2 नोट दिए और आया ने कहा, आपका काम हो गया, आपकी बिटिया को वो मैडम के हवाले कर दिया है। वो मेरा अपना है या है पराया, पहेली मैं कभी ना बूझ पाया। कभी हैं वक्त से ना सुलझे रिश्ते, है कितने खूबसूरत उलझे रिश्ते। ऐसी ही एक नई कहानी सुनेंगे आप नीलेश के साथ।